Hello, dear students. Welcome to the Quantum Group. Today, I have come up with a very challenging problem of electromagnetic induction from 200 puzzling problems of physics. So, here is this question. But before watching this video, I request you to pause the video, read the question thoroughly, and try to give it a good attempt. And then you can watch this video. And this is a very good problem. And in fact, similar type of question have been asked in ITJ Advanced many times. So let me explain what is there in this question. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कोई एक हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है स्पेस में। ये एक z डायरेक्शन है और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसका z कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट है जो कि है बी नॉट वन माइनस एल्फा जेड। अल्फा और बी नॉट कॉन्स्टेंट है, z इसका z कोऑर्डिनेट है। और रेडियल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है बी नॉट बीटा आर। आर इसकी एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस है। तो एक ये हमारे पास एक मैग्नेटिक रॉड है, सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक रॉड है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी एक्सिस पर एक हमने सुपर कंडक्टिंग रिंग रख दिया। सुपर कंडक्टिंग रिंग का मतलब कि ऐसा रिंग जिसका रेजिस्टेंस जीरो, और इसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस रिंग का भी एक्सिस वही है जो इस मैग्नेटिक रॉड का एक्सिस है। और जिस समय हमने छोड़ा था उस समय ये जो रिंग है उसका z कोऑर्डिनेट है, z इज इक्वल टू जीरो। और उस समय उसमें कोई करंट नहीं जा रही थी। और ऑब्वियसली मैं छोड़ा था तो लिखा नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि इनिशियली हमने छोड़ा था तो वो रेस्ट पे थी, और छोड़ने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे अलोंग द एक्सिस चलना शुरू कर देती है। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये बताना है कि रिंग का सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा और रिंग में करंट कैसी फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी, तो हमें इसके बारे में बात करना है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो जैसा कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का डायग्राम हमारे सामने है, और ये z एक्सिस है जो कि सिलिंड्रिकल मैग्नेट का एक्सिस है, और वही एक्सिस इस सुपर कंडक्टिंग रिंग का है। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बी नॉट वन माइनस एल्फा जेड, जेड कंपोनेंट, एंड द रेडियल कंपोनेंट इज बी नॉट बीटा। तो ये जो रिंग है, मान लो कि हम इसको टी टाइम पर देखें, तो टी टाइम पर इसका जो हाइट है वो हाइट मान लेते हैं, ऑब्वियसली एक जनरल जेड मान लेते हैं, और इसकी रिंग कैपिटल, रिंग की रेडियस कैपिटल आर बोल दिया, और मान लेते हैं कि टी टाइम में इसमें कुछ इस तरह से एक करंट फ्लो हो रही है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन जो दिया था एक बार स्टेट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन मतलब व्हाट वर द सिचुएशन एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी बराबर जीरो पर क्वेश्चन में बोला गया था कि रिंग है जेड बराबर जीरो पर, करंट नहीं है, और इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। और ये जो स्थिति मैंने दिखाया इस डायग्राम में, टाइम टी बराबर टी एक जनरल टाइम के। तो इस जनरल टाइम पे हम देखना चाहते हैं कि इस रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है। तो एक रिंग है, इसके पास कुछ सेल्फ इंडक्टेंस हो सकता है। तो करंट जा रहा है, मैंने मान लिया कि टी टाइम की करंट आई है, तो उस सेल्फ इंडक्टेंस और करंट के कारण एक फ्लक्स आ जाएगा। और चूंकि ये जो रिंग है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है और उसके कारण भी फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये जो रेडियल कंपोनेंट है वो तो इसके प्लेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो बी आर के कारण कोई फ्लक्स नहीं होने वाला। जो भी फ्लक्स होने वाला है वो बीजेड के कारण होने वाला है। तो टी टाइम पर इसका मैं टोटल फ्लक्स लूंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, दिस इज द फ्लक्स बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, प्लस फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये फ्लक्स जो हो गया वो जेड कंपोनेंट कारण आ गया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। और इस z हाइट पे जो लोकल बीजेड है बी नॉट वन माइनस अल्फा जेड, कुछ ये इस तरह से हो गया। अब सुपर कंडक्टिंग रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो फ्लक्स होता है वो चेंज नहीं होता, और इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जीरो है। अगर मैं इसमें ईएमएफ लिखने की कोशिश करूं, मान लो कि सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं कि ईएमएफ आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू सम डी फाइव बाई टी आ गया, और ईएमएफ आ गया, और तो मैं ईएमएफ को लिख दूंगा आई इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। और चूंकि आर जीरो है और आई तो है, आर जीरो है आई है, तो इसका मतलब ईएमएफ को जीरो होना ही पड़ेगा।
और ईएमएफ जीरो होने का मतलब कि E इज इक्वल टू माइनस d5/dt जीरो होने का एक ही मतलब हुआ कि इसका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। और ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रिंग्स की खासियत है कि उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता है। तो इसका फ्लक्स जो है, इस रिंग का जो फ्लक्स है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तो मैं इस बाउंड्री कंडीशन और इस जनरल टाइम के फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन को इक्वेट करते हुए मैं इस करंट को कुछ z के फंक्शन में निकाल सकता हूँ। सो आई कैन से दैट अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो एक जनरल टाइम का फ्लक्स और इनिशियल मोमेंट का फ्लक्स बराबर होना चाहिए। तो टी टाइम का फ्लक्स तो ये मैंने लिखा है, तो टी टाइम के फ्लक्स को लिख देता हूँ। टी टाइम का फ्लक्स LI प्लस पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू 1 - अल्फा z आ गया। अब t बराबर जीरो पर बोला गया है कि करंट जीरो है, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो गया। और t बराबर जीरो पे z जीरो है, यानी कि ये वाला पार्ट जीरो हो गया। यानी कि t बराबर जीरो पर जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ओनली पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट, यानी कि मैं इसको इक्वेट करके ये लिख दिया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे पाई आर स्क्वायर बी नॉट, इधर से पाई स्क्वायर बी नॉट कट जाएगा। तो यहां से मैं आई को सॉल्व करके लिख दूंगा। आई की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच, अल्फा पाई आर स्क्वायर बी नॉट जेड बाई एल। तो देखो इसमें एक बहुत बढ़िया चीज हो रही है कि ये जो करंट है ये जेड का फंक्शन बन रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, अल्फा पाई आर बी नॉट एल है ना, ये सब कांस्टेंट है। यानी कि करंट जो बन रही है वो हाइट के फंक्शन की बन रही है। अब जरा इसमें कुछ फोर्सेस के बारे में सोचते हैं। इस रिंग का एक थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। दिस इज द एक्सपेंडेड व्यू ऑफ द रिंग। और इसमें मैंने माना था कि कुछ इस तरह से करंट जा रही है। तो इस करंट का एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट में डीएल ले लेता हूँ। डीएल की डायरेक्शन हमेशा करंट के अलॉन्ग रखती है। और यहाँ पर जो दो मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल और है ना हाइट जेड वाले हैं, उनको मैं यहाँ दिखा दूं। तो ये रेडियल डायरेक्शन हो गई और ये हाइट वर्टिकल जेड डायरेक्शन हो गई। रेडियल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लिखा है बी आर और वर्टिकल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड हो गई बीजेड। ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और ये अब यहाँ पर रहेगा तो इस पे एक फोर्स लग जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। तो मैं दोनों दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों फोर्स निकालता हूँ। अगर मैं बी आर वाले पार्ट के कारण फोर्स सोचूं या पहले बीजेड के कारण फोर्स देखता हूं, तो आई आई कुछ इधर हो गया और हमारा बीजेड ऊपर की ओर है। तो आई और बीजेड के कारण करेंगे तो डीएल क्रॉस बीजेड, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लग जाएगा। इसको मैंने बोला इस छोटे से टुकड़े को बोलता है डीएफआर। इसी तरह से इस बी आर वाला जो पार्ट है, रेडियल वाली मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण इस पे अगर आप डायरेक्शन निकालो क्रॉस प्रोडक्ट का, तो डीएल इधर है और आर इधर और बी आर इधर है। तो डीएल क्रॉस इधर से अगर मैं करूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिखता हुआ दिख रहा है। तो बी आर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मुझको इस एलिमेंट पे फोर्स दिखेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जेड डायरेक्शन का तो इसमें बोला डी एफ जेड। और ये सारे ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर हैं, इनके अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं तो डी एफ आर, दिस डी एफ आर इज अ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस रेडियल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बढ़िया चीज आ रही है, रेडियल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रेडियल डायरेक्शन में। एक बढ़िया बात है कि रेडियल डायरेक्शन की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चारों ओर रेडियल डायरेक्शन में लगेगी और वो वेक्टर सम उसका ऐड हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की मैग्नेटिक उसका जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर बी आर इधर बी आर इधर बी आर इधर सॉरी इधर डी एफ आर इधर डी एफ आर इधर डी एफ आर ऐसे ऐसे ये सारे ऐड होकर के जीरो हो जाएंगे। फिर भी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो डी एफ आर बराबर आई डी एल इंटू बीजेड, ये आ गया। और इसको मुझे सम करने की जरूरत नहीं हो कि चारों ओर इधर इधर लग रहा है, तो इसका वेक्टर सम एनीवे जीरो ना है। जो बी आर वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण फोर्स आ रहा है डी एफ जेड। तो डी एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, आई बी आर इंटू डी एल। और अब मैं इनकी जरा वैल्यू रख दूं, इनकी वैल्यू रख दूंगा तो हमको मिल जाएगा
अच्छा, वैल्यू रखने के पहले एक काम कर सकते हैं, ये हर, अभी मैंने बोला है कि हर एलिमेंट पे डी एफ जेड डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। तो अगर मैं इन सारे डी एफ जेड को जोड़ूं तो हमारे पास एक नेट एफ जेड डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके सारे पॉइंट पे तो बी आर एक ही है, और फिर डीएल का इंटीग्रेशन इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा विच इज 2 पाई आर। यानी कि इन सारे डी एफ जेड का वेक्टर सम होने वाला है एफ जेड, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई बी आर इंटू 2 पाई आर। और यहां से मैं आई की वैल्यू रख दूं और बी आर की वैल्यू रख दूं, और बी आर एक जनरल स्मॉल आर दूरी पर है और जिस पॉइंट पे निकाल रहा हूं वहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है, तो इन सबको रख देता हूँ। आई की वैल्यू रखा मैंने यहाँ से उठाया, और बी आर की वैल्यू रख दिया है ना, ये रख दिया। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीजें अल्फा पाई आर स्क्वायर बी नॉट बीटा आर, ये सारे एल कांस्टेंट है। इन सारे कॉन्स्ट एक ही वेरिएबल है, दैट इज जेड। इधर देखा था आई वाज अ फंक्शन ऑफ जेड, एंड नाउ वी आर सीइंग दैट एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ जेड। तो इसको काम की चीजें रखते हुए मैं बोल देता हूँ कि बाकी सारों को कांस्टेंट बोल देते हैं जेड, सॉरी के, और बचा हुआ एकमात्र वेरिएबल जेड। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज आप समझो कि ये आपका एफ जेड इज इक्वल टू के जेड है, और ये मैंने मैग्नीट्यूड रखा, डायरेक्शन यहाँ पर दिखा है। और इसको इस डायग्राम में दिखाते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं अब इसका एफबीडी बनाऊं, इसका मास एम है और इसका वेट एम जी, और इस सारे डी एफ जेड का रिजल्टेंट एफ जेड। अब बढ़िया बात यह है कि ये मैं इसको अगर ये इसका z बराबर 0 से z डायरेक्शन ऊपर चलूं तो एफ जेड जेड के अपोजिट है। एफ जेड इज अपोजिट टू जेड, यानी कि एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है और अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है। तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मोशन एसएचएम होगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, एक एम जी कॉन्स्टेंट है, वो तो मीन पोजिशन को शिफ्ट करता है, और दूसरा फोर्स एफ जेड है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शनल टू जेड। यानी कि मोशन तो होना तो एसएचएम ही है। तो अब एसएचएम का क्या टाइम पीरियड होगा, उसको प्रॉपर वे में इक्वेशन बना करके लिखते हैं। तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में एक्सलेशन मान लेते हैं, सपोज ए जेड हो गया, तो इसके एक्सलेशन को बोला कि जेड डायरेक्शन का लॉन्ग ए जेड है। अब न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो स्ट्रिंग पर, एम ए इज इक्वल टू एफ नेट, और जेड डायरेक्शन में लिखूंगा तो एम ए जेड इज इक्वल टू एफ नेट, एंड एफ नेट इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन सारे मैग्नीट्यूड है, तो माइनस एफ जेड माइनस एम जी। एंड लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ एफ जेड फ्रॉम हियर। तो ये आ गया आपके पास एम ए जेड इज इक्वल टू माइनस के जेड माइनस एम जी, एम से डिवाइड कर दो, तो ए जेड इज इक्वल टू माइनस के जेड बाई एम माइनस जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक काम भी कर सकते हैं, यहां से माइनस के बाई एम को कॉमन ले लें, जो गया जेड प्लस एम जी बाई के। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो अभी हमने जो ऑब्टेन किया था ए जेड इज इक्वल टू माइनस के बाई एम जेड प्लस एम जी बाई के, और ये हमको दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन जैसा है। एसएचएम का इक्वेशन होता है ए जेड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस जेड नॉट। ये उस एसएचएम का इक्वेशन है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और मीन पोजीशन जेड इज इक्वल टू जेड नॉट है। तो हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन किया उसको एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि यस, आवर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद angular frequency. How much? If I compare this with this angular frequency, omega is equal to square root of k by m. And mean position अगर इसको compare करें, you can see that this mean position or equilibrium position is z is equal to minus m by mg by k. कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये इस z एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। z एक्सिस था, z बराबर 0 से स्टार्ट हुआ मोशन, और स्टार्ट किया था तो रेस्ट से स्टार्ट किया था, और एसएचएम है, एसएचएम में रेस्ट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। z इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई के उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि ये जो लेंथ होगी एम्पलीट्यूड, और ये लेंथ कितनी होगी एम जी बाई के।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एस एच एम है उसका एम्पलीट्यूड है ए इज इक्वल टू एम जी बाई के। अब अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ, मतलब सॉल्यूशन बोला कि z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे z इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। और चूंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के ऊपर का पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन की शुरुआत हो रही है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर इनिशियल फेज फाइव होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में फाइव पाई बाई टू रख दो तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। यानी कि इसका z कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। तो इसको आप ऐसे लिख दो, जेड नॉट पता है हमको, ए पता है, इनकी वैल्यू रख दिया जाए तो z प्लस एम जी बाई के इज इक्वल टू एम जी बाई के कॉस ओमेगा टी, और एम जी बाई के को उधर ले जाएं तो हो जाएगा z इज इक्वल टू एम जी बाई के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस स्क्वायर। और हम चाहें तो इसको के तो मैंने माना हुआ है, बट ज्यादा बेटर है कि अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म रख दूं, कि यहाँ ऑलरेडी ओमेगा यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म में यहाँ पर रख दूं तो देखो कितना हो जाएगा, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर रख दें तो हमको मिल जाएगा एम जी बाई के की जगह जी बाई ओमेगा स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो हमने प्रूव किया कि एक बहुत ही बढ़िया मोशन होने वाला है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, इसमें इसको बोलते हैं एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रोलैंड रिंग। और बहुत बार ऐसा आया हुआ है कि एक किसी सोलेनाइड के ऊपर रखा हुआ अचानक हम करंट को ऑन करते हैं तो उछल जाती, कितना जंप आता है। और यहाँ पर तो सुपर कंडक्टिंग रिंग है, इट इज जस्ट कीप ऑन ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। So that was from me for this video. Stay tuned for such very interesting problem, and I request you to please subscribe and like and share this video. Thank you.